देखो, अपने वर्ण टॉपिक हो गया था। इसके बाद में आज शुरू करते हैं शब्द। शब्द देखो, हिंदी भाषा में रूप परिवर्तन या व्याकरणिक प्रकार्य की दृष्टि से शब्द होते हैं दो प्रकार के। एक तो विकारी और दूसरे अविकारी। रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी और दूसरे अविकारी। विकारी शब्द चार प्रकार के: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ये चार प्रकार के होते हैं, यानी जो दूसरे शब्दों के संपर्क के कारण से बदल जाते हैं। बाकी बच गए वो अविकारी शब्द। विकारी शब्दों में सबसे पहले देखो संज्ञा। संज्ञा के ऊपर क्या प्रश्न बनते हैं? ये संज्ञा दो शब्दों से मिलकर बना है, सम जोड़े जा। इसकी ये संधि है, सम जोड़े जा। जा देखो, इसका अर्थ क्या होगा? सम का मतलब कोई या किसी। जा का मतलब है जानना या पहचानना। तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? इसका शाब्दिक अर्थ है किसी को जानना या पहचानना, यानी किसी के बारे में कुछ सुन करके उसके बारे में कुछ तात्पर्य लगाना, जानना या पहचानना। अब देखो संज्ञा की का अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा। किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं चाहे वो वास्तविक हो, वास्तविक का मतलब जो धरती के ऊपर मौजूद हो, चाहे काल्पनिक हो। काल्पनिक का मतलब जिसको हम देख नहीं सकते, सिर्फ उसकी कल्पना कर सकते हैं। किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं, चाहे वो वास्तविक हो चाहे काल्पनिक हो। अब वो नाम किस किस का हो सकता है? किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान या किसी भाव, इनमें से किसी का नाम हो सकता है। किसी व्यक्ति, व्यक्ति का नाम जैसे मोहन, सोहन, गीता। वस्तु का नाम जैसे पंखा, दूध। स्थान का नाम जैसे जयपुर, पिलानी। और भाव का नाम, भाव ये काल्पनिक नाम होते हैं, जैसे प्रेम, करना, वात्सल्य। ऐसे नाम जिनका सिर्फ हम अनुमान लगा सकते हैं, जिनके देख नहीं सकते। तो किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं, चाहे वो वास्तविक हो चाहे काल्पनिक। अब देखो संज्ञा के भेद, ये कितने प्रकार की होती है? संज्ञा के प्रकार, इस संज्ञा के प्रकार तीन प्रकार की होती है। सबसे पहले नंबर एक, व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखो व्यक्तिवाचक का क्या मतलब है? किसी भी एक के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी भी एक के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ? किसी एक व्यक्ति का नाम, एक वस्तु का नाम, एक स्थान का नाम, इनमें से किसी भी एक के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें देखो प्रमुख प्रमुख कौन से होते हैं? ये व्यक्ति का नाम हो गया, व्यक्ति का नाम राम, सीता। वस्तु का नाम हो गया, किसी एक वस्तु का नाम
जैसे रिनोल्ड, पेन, उषा, पंखा, किसी एक वस्तु का नाम हो गया। किसी एक स्थान का नाम, एक स्थान का नाम पिलानी, बैसली, एक स्थान का नाम हो गया। फिर देखो इसमें और इसकी मुख्य बात तो यह है, किसी भी एक का नाम, किसी एक व्यक्ति का, किसी वस्तु का, किसी स्थान का। और देखो किसी महाद्वीप का नाम या महाद्वीपों के नाम, जैसे एशिया, अफ्रीका आदि। महासागरों के नाम, महासागरों के नाम जैसे प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर। महत्वपूर्ण पर्वत व चोटियों के नाम, पर्वत जैसे एशिया, तो एक महाद्वीप हो गया नहीं, सातों में से एशिया। चोटी का नाम एवरेस्ट, किसी एक महाद्वीप या एक चोटी का नाम, ठीक है। फिर देखो इसके अलावा किसी एक पुस्तक का नाम, पुस्तक का नाम जैसे रामायण, महाभारत, ऋग्वेद, एक पुस्तक का नाम। फिर देखो महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाओं के नाम, पत्र पत्रिकाओं के नाम या समाचार पत्रिकाओं के नाम, जैसे राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, पंजाब केसरी आदि। किसी एक युद्ध का नाम, युद्ध का नाम जैसे हल्दी घाटी का युद्ध, तिवेर का युद्ध, खानवा का युद्ध। किसी यानी एक युद्ध का नाम हो गया, खानवा का युद्ध। किसी एक प्रसिद्ध सड़क या चौक का नाम, सड़क या जैसे जीटी रोड, लाल चौक, गांधी पार्क, इस तरह से इनका प्रसिद्ध नाम हो गया। अब देखो इसके अलावा इसमें और इसकी सीधी परिभाषा यह है, किसी भी एक का नाम, किसी एक व्यक्ति, किसी एक वस्तु, किसी एक स्थान, इन सभी के नामों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। अब देखो ये तो हो गई व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये तो बहुत आसान है। अब दूसरी जातिवाचक संज्ञा, 2 नंबर जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक तो थी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम, किसी भी एक का नाम का व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक किसी भी एक वर्ग का संपूर्ण बोध कराए, किसी एक वर्ग का, एक जाति का संपूर्ण बोध कराने वाले शब्द जातिवाचक में होते हैं। ये जातिवाचक शब्द पराये पराये बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, ये इनकी सबसे महत्वपूर्ण खासियत है। पराये पराये बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, यानी जातिवाचक शब्द से कभी भी किसी एकपन का, एक वचन का बोध नहीं होगा, हमें ये बहुवचन का बोध कराते हैं। देखो जैसे शहर, गांव, अनाज, भीड़, कक्षा, गाय, मनुष्य, तोता, ये शब्द, नदी, महासागर, पुस्तक, युद्ध, चोटी, इस तरह के ये शब्द जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो बहुवचन का बोध कराते हैं, किसी प्राणी या वर्ग या स्थान के समूह का बोध कराते हैं, वो जातिवाचक। जैसे शहर जातिवाचक है, या फिर यदि जयपुर हो तो वो व्यक्तिवाचक। गांव जातिवाचक है, गांव का नाम यदि बैसली हो तो वो व्यक्तिवाचक। अनाज
ये जातिवाचक का बोध कराता है। यहां पर देखो, एक अनाज यदि गेहूं भी हो तो ये भी जातिवाचक ही होगा, क्योंकि पूरी जाति का बोध कराता है गेहूं का ही। भीड़ बहुवचन का बोध, कक्षा, गाय, ये भी गाय प्राणी के पूरे वर्ग का बोध कराता है, तो इसमें भी कौन सी है, जातिवाचक। मनुष्य पूरी जाति का बोध कराता है। तोता पूरी तोता जाति का बोध कराता है। नदी, यदि एक नदी का नाम हो गंगा तो व्यक्तिवाचक सभी नदियों का बोध कराता है। महासागर, किसी एक महासागर का नाम हो तो व्यक्तिवाचक। पुस्तक, किसी एक पुस्तक का नाम हो तो व्यक्तिवाचक, और पुस्तक के सारे सभी का बोध कराता है। युद्ध, चोटी, तो जातिवाचक संज्ञा ये प्राय बहुवचन का बोध कराती है और किसी एक पूरे वर्ग का बोध कराती है, वो जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, अब देखो जातिवाचक संज्ञा में और क्या क्या आते हैं कंपटीशन की दृष्टि से, क्या प्रश्न बनते हैं। जातिवाचक संज्ञा में एक तो ये पद, दूसरा व्यवसाय, तीसरा रिश्तों के नाम, पद, व्यवसाय, रिश्तों के नाम, शरीर, अंग और आभूषण के नाम और पदार्थ की तीनों अवस्थाएं, पदार्थ की तीनों अवस्था यानी ठोस, द्रव और गैस अवस्था में जब कोई पदार्थ हो तो वो भी जातिवाचक माना जाएगा। जातिवाचक संज्ञा में और क्या क्या चीज आती है, तो पद, पद जैसे अध्यापक, मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, किसी भी प्रकार का पद हो वो जातिवाचक में आएगा। व्यवसाय, जैसे व्यवसाय से जुड़ी हुई बात बताता हूं, किसान, सेठ, व्यापारी, ये उसके व्यवसाय को बताता है, ये भी किसमें, जातिवाचक में। रिश्तों के नाम, माता, भाई, पिता, रिश्तों के नाम, ये भी किसमें आते हैं, जातिवाचक में। शरीर के किसी भी अंग का नाम, जैसे हाथ, कान, गला, अब ये हाथ, शरीर के किसी भी अंग का नाम, ये भी जातिवाचक में। आभूषण के नाम, जैसे बाजूबंद, घड़ी, आभूषण की अंगूठी, किसी भी आभूषण का नाम किसमें आता है, जातिवाचक में। पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के नाम, जैसे तेल, गैस और ये कोयला, लोहा, ये धातु रूप में, पदार्थ की तेल द्रव रूप में, गैस ये गैसीय रूप में, कोयला और लोहा ये ठोस रूप में। पदार्थ की तीनों अवस्थाएं किसमें होती हैं, जातिवाचक में। अब देखो जातिवाचक में इसके अलावा कंपटीशन की दृष्टि से और क्या इंपॉर्टेंट है, जब दो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं की आपस में तुलना की जाए उनके गुणों के कारण से, तो जिस व्यक्तिवाचक संज्ञा की दूसरी के साथ तुलना की जाती है उस दूसरी में जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे कालिदास भारत के शेक्सपियर थे। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। यहां पर देखो कालिदास व्यक्तिवाचक, शेक्सपियर व्यक्तिवाचक। कालिदास की तुलना शेक्सपियर से की गई है, यानी कालिदास में शेक्सपियर के समान गुण थे। तो कालिदास, जब दो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं की आपस में तुलना की जाए उनके स्वभाव के कारण से, तो जिस व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ तुलना की जाए उसमें जातिवाचक होती है। तो कालिदास की तुलना की गई है शेक्सपियर के साथ, तो शेक्सपियर में कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक शेक्सपियर। यानी इसका मतलब यह हुआ
कालिदास में साहित्य लेखन की खासियत शेक्सपियर के समान थी। शेक्सपियर एक विद्वान था, उसके समान थी। समुद्रगुप्त भारत का एक शासक हुआ है, उसकी तुलना की गई नेपोलियन के साथ, यानी उसमें नेपोलियन के समान गुण थे। तो समुद्रगुप्त की नेपोलियन के साथ तुलना की गई है। जिसके साथ तुलना की जाती है उसमें जातिवाचक संज्ञा होती है। ठीक है। कई बार देखो, अब इस बात को ऐसे लिखें कि भारत में शेक्सपियरों की कमी नहीं। यहां पर शेक्सपियर व्यक्तिवाचक संज्ञा था, इसको बहुवचन में प्रयुक्त किया, तो ये बहुवचन में प्रयुक्त करते ही जातिवाचक हो गया। कहने का मतलब जब कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द हो और उसका बहुवचन बना दिया जाए तो वो वहां पर जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। जातिवाचक संज्ञा की जबरदस्त पकड़ है, इसमें ज्यादातर शब्द बहुवचन में होते हैं। भारत में शेक्सपियरों की कमी नहीं, कहने का मतलब शेक्सपियर के समान व्यक्तियों की साहित्य लिखने वालों की कमी नहीं। भारत में जयचंदों की कमी नहीं। इसका मतलब जयचंद जैसे विश्वासघात करने वाले आदमियों की कमी नहीं। कहने का मतलब जब दो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं की आपस में तुलना की जाती है तो जिसके साथ तुलना की जाती है उसमें जातिवाचक संज्ञा होती है। दूसरी बात, जब किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा को बहुवचन में प्रयुक्त कर दिया जाए तो वहां पर वह व्यक्तिवाचक संज्ञा न रह करके जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। ठीक है। अब देखो, कुछ विद्वानों ने जातिवाचक संज्ञा के दो भेद किए हैं। जातिवाचक संज्ञा के भेद कितने? दो। एक नंबर समूहवाचक। समूहवाचक यानी जिन व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों से भीड़ या समूह का बोध हो उसको समूहवाचक कहते हैं, यानी जातिवाचक का ही भेद है। एक तो व्यक्तियों का समूह, व्यक्तियों का समूह, व्यक्तियों का समूह जैसे कक्षा, सभा, सेना, भीड़, दल, पंचायत। जी, कक्षा, सभा, सेना, भीड़, दल, पंचायत, पुलिस, यानी ये व्यक्तियों का ही तो समूह है। दूसरा वस्तुओं का समूह, वस्तुओं का समूह जैसे गुच्छा, गुच्छा, दर्जन, इस तरह के ये शब्द हो। वस्तुओं का समूह, गुच्छा, दर्जन। तो ये जातिवाचक संज्ञा के दो भेद। एक तो समूहवाचक, व्यक्तियों का समूह भी हो सकता है, वस्तुओं का समूह भी हो सकता है, इनको समूहवाचक कहेंगे। दूसरा पदार्थवाचक। पदार्थवाचक, अब देखो पदार्थवाचक में क्या होते हैं? एक तो समस्त अनाज, एक धातु। पदार्थवाचक में एक धातु, एक किसी भी ये ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था वाली कोई भी चीज, ये भी इस पदार्थवाचक में आएगी। अनाज जैसे गेहूं, चना, धातु कोयला, सोना, कुछ भी हो। और ठोस, द्रव, गैस। पदार्थ ठोस जैसे कोयला, ये ठोस ही हो गया। द्रव डीजल, पेट्रोल, पानी, ये हो गया। और गैसीय अवस्था में और कोई भी चीज हो, एलपीजी, एचओ, कुछ भी है, प्राकृतिक गैस, इस तरह की अन्य कोई भी गैस का नाम हो, वो पदार्थवाचक में आएंगी। तो जातिवाचक संज्ञा की मुख्य खासियत है, इसमें ज्यादातर शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, एक वचन का बोध नहीं कराती है। और जब व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई शब्द एक वचन का बोध कराने वाला हो, उसका भी बहुवचन बना दिया जाए तो वो जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। अब जातिवाचक संज्ञा के दो भेद, समूहवाचक, एक तो व्यक्तियों का समूह और वस्तुओं का समूह। दूसरा पदार्थवाचक, इसमें व्यक्ति और वस्तु ने, इसमें मुख्यतः अनाज,
धातु, ठोस, द्रव, गैस अवस्था वाली ये चीज आती है। ठीक है, अब देखो ये कई बार वाचक संज्ञा या विशेषण का बहुवचन बना दिया जाता है तो वहां पर वो जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे गरीब एक विशेषण है और इसको गरीब का बना दिया गरीबों पर दया करो। गरीब एक विशेषता है, अब इसको गरीबों का बहुवचन बना दिया, गरीब का गरीबों। तो कहने का मतलब कोई भाववाचक संज्ञा शब्द हो चाहे चाहे कोई विशेषण हो, जब उसको बहुवचन बना दे तो वो वहां पर क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, अब देखो तीसरी संज्ञा कौन सी है, भाववाचक। ये इन दोनों से बिल्कुल आसान है। भाववाचक, भाव का मतलब क्या हुआ, भाव का मतलब ये है ऐसा शब्द, ऐसा नाम, किसी भी नाम को ही तो संज्ञा कहते हैं, ऐसा नाम जिसको हम केवल महसूस कर सकते हैं, सुन सकते हैं, देख नहीं सकते, ऐसे यानी ये काल्पनिक नाम होते हैं। काल्पनिक ऐसे नाम जिनको सिर्फ हम महसूस कर सके, देख नहीं सके, वो शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द होते हैं। जैसे प्रेम, गणना, वात्सल्य, स्नेह, कोमलता, त्याग, दया, बलिदान, इस प्रकार के शब्द। प्रेम इसको हम देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। गणना या क्रोध, इनको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, ये नहीं कह गणना, क्रोध, कोई ये नहीं कह सकता कि मैं तेरे से 5 किलो क्रोध करता हूं, गुस्सा करता हूं, सिर्फ इनको महसूस कर सकते हैं। माता पिता, ये वात्सल्य क्या है, माता पिता का अपनी संतान के प्रति स्नेह, कोई ये नहीं कह सकता कि मैं मेरे बच्चे से 10 किलो वात्सल्य स्नेह करता हूं। माता पिता का संतान के प्रति स्नेह वात्सल्य कहते हैं। स्नेह बड़े छोटों के किसी के प्रति आदर का भाव। कोमलता, त्याग, दया, बलिदान, ये भाव हैं। तो भाववाचक संज्ञा वे नाम या वे संज्ञा शब्द जिनको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, भाववाचक संज्ञा होते हैं। अब ये भाववाचक संज्ञा, इसकी ये भी 2 प्रकार की है। एक तो मूल भाववाचक, मूल भाववाचक। मूल भाववाचक की क्या खासियत है, इसमें प्रत्यय नहीं होते, प्रत्यय नहीं होते। जैसे प्रेम, गणना, ये ऐसे शब्द प्रत्यय नहीं होते। दूसरे यौगिक भाववाचक, यौगिक भाववाचक, यौगिक भाववाचक संज्ञा शब्द वे होते हैं जिनके साथ कोई ना कोई प्रत्यय जुड़ा हो, उनको यौगिक भाववाचक कहते हैं। पराये यौगिक भाववाचक में कौन से प्रत्यय होते हैं, ता, त्वे, इमा, पन, आस, आहट, 5 मिनट, आवट, अप्पा, ये प्रत्यय लगे होते हैं। तात्व, इमापन, आस, आहट, आवट, अप्पा। जैसे मानव से मानवता, मनुष्य से मनुष्यत्व या व्यक्ति से व्यक्तित्व, लाल से लालिमा, बच्चा से बचपन, बचपन, मीठा से मिठास, आहट से आवट, घबरावट, आपा से बुढ़ापा, इस प्रकार के। तो भाववाचक संज्ञा 2 प्रकार की, मूल भाववाचक, यौगिक भाववाचक जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लगे होते हैं, प्रत्यय लगे होते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों नहीं। अब देखो ये संज्ञा के मूल 3 भेद हो गए।
एक चौथा भेद संज्ञा का और है क्रियार्थक संज्ञा। क्रियार्थक संज्ञा ये बहुत आसान है, नाम से ही पता चलता है। क्रिया को जब संज्ञा का काम करे, यानी इसकी सीधी परिभाषा ये, क्रिया से जब वाक्य की शुरुआत हो तो वो क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है। जैसे दौड़ना एक अच्छा व्यायाम है, दौड़ना एक अच्छा व्यायाम है। यहां पर दौड़ना वैसे क्रिया है, लेकिन क्रिया से वाक्य की शुरुआत की गई तो यहां पर ये क्रिया न रह करके संज्ञा बन गई, और इसको क्या कहते हैं? क्रियार्थक संज्ञा। क्रियार्थक संज्ञा ये क्रिया का चौथा भेद होगा। इस तरह से ये संज्ञा टॉपिक मुख्यतः रिट पटवार इन एग्जामों के लिए कंप्लीट हो गया। इससे बाद शायद ही कोई प्रश्न बनता है। 8-10 क्वेश्चन जो किसी भी कंपटीशन में आए हैं वो आपको कल करवा दिए जाएंगे। आज इतना ही भी।